नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार पंचायतों को बड़ा अधिकार देने जा रही है। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों को भी आधार बनाने का अधिकार मिलेगा और इसकी तैयारी शुरू हो गई है। ग्राम पंचायतों में नया आधार बनाने और बायोमेट्रिक अपडेट कराने की सुविधा होगी। पहले चरण में 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में से करीब 2,500 को ये अधिकार दिया जाएगा। लखनऊ के कई ग्राम पंचायतों का नाम प्रस्तावित किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पंचायत विभाग को रजिस्ट्रेशन का अधिकार दे दिया है और 1,000 पंचायत कर्मियों के पहले बेंच का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। ग्राम सचिवालयों में आधार बनाने की भी सुविधाएं होगी। योगी सरकार के पंचायत विभाग और UIDAI के बीच 18 नवंबर को समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है। आधार बनाने की जिम्मेदारी पंचायत सहायकों को दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को देखते हुए योगी सरकार का बड़ा फैसला है और ऐसे में पंचायत चुनाव अगले साल होंगे। यूपी पंचायत चुनाव से बड़ा फैसला योगी सरकार का है, जिसके बाद से योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और अब ग्राम पंचायतों को भी आधार बनाने का अधिकार मिल गया है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ग्राम पंचायतों में नया आधार बनाने और बायोमेट्रिक अपडेट कराने की सुविधाएं भी होंगी। बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है और अब ग्राम पंचायतों को भी आधार बनाने का अधिकार मिल गया है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ प्रद्युम्न दीक्षित जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता और उनसे जानते हैं कि बड़ा फैसला योगी सरकार का है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में आधार बनने का अधिकार मिल गया है। क्या कुछ अपडेट है प्रद्युम्न जी? बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे जो योगी सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसको लेकर के जो पंचायत चुनाव है, चुनाव से पहले जो वहां पे पंचायत कर्मी हैं जिनकी 1,000 ड्यूटी लगाई गई है, जिसको लेकर के 1,000 पंचायत कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है आधार बनाने को लेकर के। जो 8 नवम्बर को पंचायत विभाग व जो IDA के बीच MAO द्वारा ये प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद थर्ड पार्टी परीक्षा होगी। उसके बाद में इनको जो है जो परीक्षा पास करने वाले पंचायत सहायक भी होंगे। साथ साथ में अगर हम बात करें तो ये पहले चरण में ही पंचायतों को प्राथमिकता जिनके द्वारा सचिवालय, कंप्यूटर स्कैनर और इंटरनेट की सुविधा भी दी जाएगी, उसको लेकर के जो है ये आधार बनाने का अधिकार इनको मिलेगा। जी, ये जो गांव को लेकर ये गांव में अब ये बड़ी सुविधा हो जाएगी एक तरीके से। किस तरीके से लोग इसका फायदा उठा पाएंगे? बिल्कुल, अगर हम बात करें कि अभी बहुत ऐसे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं या अगर अन्य भी लोग हैं जो पहले आधार नहीं बनवा पाए थे, उसको लेकर के जब बाद में आधार बनवाए जाते थे तो काफी दिक्कतें होती थी। लेकिन अब उस प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी क्योंकि अब जो भी पंचायत कर्मी लगाए गए हैं वो अब गाँव गाँव जा करके सभी का आधार बनाएंगे और हर एक गाँव में एक स्टॉल टाइप का एक लगाया जाएगा जहां पे वहां पंचायत कर्मी होंगे। उनको इसलिए पहले से ही आधार बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसको लेकर के अब हर गांव जाकर के वो आधार बनाने का कार्य करेंगे। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये डिजिटल के माध्यम से ज्यादा तैयारियां हो गई हैं योगी सरकार की, क्योंकि जितना भी डिजिटल का अभी तक प्रधानमंत्री मोदी भी डिजिटल को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब चुनाव में भी, यूपी चुनाव में भी ये देखने को मिलेगा क्योंकि बड़ी अपडेट हो जाएगी अगर आधार बनने लगेगा ग्राम पंचायतों में। तो जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि जो इतना शिक्षित नहीं थे, जिनको इतनी जानकारी नहीं थी कि आधार कहाँ पे बनता है, किस प्रकार बनता है, तो वो अभी नहीं बनवा पा रहे थे क्योंकि काफी दिक्कतें आ रही थी। और कहीं भी अगर हम बात करें जो जैसे डाकखाने वगैरह हैं, यहाँ पे जो है इसकी सुविधा थी, काफी बैंकें हैं जहाँ पे इसकी सुविधा थी आधार बनाने की, लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ लगती थी जिससे आधार नहीं बन पाता था। लेकिन अब उसी चीज को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अब ये सबसे सरल चीजें कर दी गई है और अब धीरे धीरे जो प्रधानमंत्री का एक सपना था कि डिजिटल इंडिया बनेगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज को जो है सामने देखने को भी मिल रहा है और ये सामने दिख भी रहा है कि अब हर घर घर जाकर के जब आधार बनेंगे तो कोई ऐसा नहीं रहेगा जिसका आधार नहीं बना होगा। छोटे से लगा करके बुजुर्ग तक सबका आधार बनेगा और आधार बड़ी आसानी से बन जाएगा, जिसमें किसी को कोई परेशानियां नहीं आएंगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। बता दें कि बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला योगी सरकार का है और अब ग्राम पंचायतों में भी आधार बन सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन
से लोगों से मुलाकात की और उनकी फरियादें भी सुनी। फरियादी सुनकर सीएम योगी ने अफसरों को 2 टूक निर्देश भी दिए हैं और 15 दिनों में सभी समस्याओं का निस्तारण करने का आदेश भी दिए और इसके साथ ही उन्होंने शासन के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाने की बात कही है। सीएम योगी एकता पदयात्रा में शामिल होने के लिए गोरखपुर पहुंचे हुए थे और हर बार की तरह गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक सीएम योगी तक खुद पहुंचे और एक एक करके उनकी समस्याएं सुने और साथ ही उनको समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। जनता दर्शन में सीएम योगी ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और इसमें से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार सरयू घाट के पास रामायण थीम वाले पार्क का निर्माण कर रही है, जिसमें रामायण से जुड़ी कई भव्य मूर्तियां होंगी। मूर्तिकार ब्रजेश कुमार ने कहा है कि भगवान राम के जन्म से लेकर रावण वध तक रामायण के विभिन्न प्रसंगों को दर्शाएंगी मूर्तियां और इस पार्क में हनुमान, सुग्रीव, विभीषण आदि की विशाल मूर्तियां भी होंगी और ये पार्क बेहद ही खूबसूरती से बनाया जाएगा और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा और ये पार्क रामायण के प्रमुख प्रसंगों को जीवंत रूप में प्रदर्शित करेगा। पार्क में भगवान श्री राम और रावण की प्रतिमाएं युद्ध की मुद्रा में आमने सामने स्थापित की जा रही हैं। भगवान श्री राम की प्रतिमा 12 फीट ऊंची होगी, जबकि रावण की प्रतिमा 26 फीट ऊंची बनाई जाएगी और इस मूर्तियों के माध्यम से रामायण के महायुद्ध का दृश्य प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा, जिससे आगे के अद्भुत अनुभव होगा। बता दें कि रामायण पार्क में केवल भगवान श्री राम होंगे बल्कि वहीं पर हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, अंगद और अन्य पात्रों का भी विशाल प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं। कुशीनगर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष भंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उन्हें चीवर चढ़ाया और बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की। बीते 31 अक्टूबर को ज्ञानेश्वर का निधन हुआ था। उनके पार्थिव शरीर को कुशीनगर के म्यांमार मंदिर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। मुख्यमंत्री ने मंदिर में पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए और इस दौरान सरकार के प्रतिनिधि डॉक्टर यनीश्वस सितगुन भी मौजूद रहे, जिसके बाद से सीएम योगी ने निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। सीएम योगी निर्माण कार्यों की प्रगति देखकर उत्साहित दिखे। एजेंसियों ने आगामी सत्र तक निर्माण कार्य पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। आज यहाँ पे कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय यह हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है और कृषि विश्वविद्यालय की प्रगति निर्माण कार्य की ही समीक्षा और निरीक्षण करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। निर्माण कार्य तेजी के साथ आगे चल रहा है। हमारा प्रयास है कि अगले सत्र में यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय का पठन पाठन का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए। अक्टूबर 26 तक इन्होंने बिल्डिंग देने के लिए कार्यदायी संस्था और कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है और मैंने भी उनको इस बारे में कहा है कि प्रयास करें कि उससे पहले यह इस कार्य को संपन्न करें, जिससे जुलाई तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करते हुए और फिर उसके बाद अगस्त सितंबर में इस परिसर में आकर के लोग कृषि विश्वविद्यालय में पठन पाठन के साथ जुड़ सकें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों की दृष्टि से यह क्षेत्र यद्यपि कृषि की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र रहा है। अत्यंत उर्वरा भूमि, पर्याप्त जल संसाधन, डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास के कार्य के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही आज जो तमाम प्रकार की सुविधाएं अन्नदाता किसानों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। आज मुझे कुशीनगर में इस प्राचीन बौद्ध मठ में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, भंते ज्ञानेश्वर जी एक वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु थे
जिनका पूरा जीवन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं, उनके मूल्यों और आदर्शों के प्रति समर्पित था। 90 वर्ष की उम्र में 31 अक्टूबर को उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। उनके भक्तों, अनुयायियों और शिष्यों ने उनकी भौतिक काया को 1 नवंबर से 10 नवंबर तक दर्शनार्थ इस बर्मी मंदिर में, बौद्ध मंदिर में रखा है और 11 नवंबर को उन्हें वह अंतिम संस्कार की कार्रवाई के साथ उस पूरे कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। 31 अक्टूबर को लखनऊ में जब भंते ज्ञानेश्वर जी का परिनिर्वाण हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हॉस्पिटल में गए थे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और संभल से विधायक इकबाल महमूद ने एक विवादित बयान देकर सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि जब देश आज़ाद हुआ था तब मोहम्मद जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी। जिसे जिन्ना से प्यार था वो पाकिस्तान चला गया। अगर पाकिस्तान नहीं बना होता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। हम भी इस देश में प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते। इकबाल महमूद ने आगे ये कहा है कि पाकिस्तान नहीं बनता तो हिंदुस्तान में हमारी कौम की संख्या बराबर होती। आज हिंदुस्तान में सिर्फ 30 से 32 करोड़ मुस्लिम हैं, इसीलिए हम प्रधानमंत्री बनने की सोच भी नहीं सकते। हम आज भी उस दिन को कोसते हैं जिस दिन पाकिस्तान बना। सपा विधायक ने न्यूयॉर्क के मुस्लिम मूल के नेता जहरोना ममदानी के मेयर बनने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 1% है, फिर भी वहां एक मुस्लिम मेयर बन गया। विधायक जी, अमेरिका के न्यूयॉर्क के जो नए मेयर बने हैं ममता बनर्जी, मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो उनमें भारत में 2 तरह की चीजें देखने को आ रही है। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ उसका विरोध भी कर रहे हैं। क्या मानते हैं? विरोध करके क्या उसे हटा देंगे? विरोध करके हटा देंगे, मगर हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हमारे देश का रहने वाला है, क्या देश का सम्मान नहीं बढ़ा इससे कि हिंदुस्तान का रहने वाला था और वहां पे मेयर बन गया वो इतने, यहाँ सिर्फ 1% भी आबादी नहीं मुसलमानों की। अमेरिका में जिस जगह का मेयर वो बना है वहां पर 1% भी आबादी नहीं है, 1% से भी कम है, और वहां का मेयर वो बना। वहां के जो राष्ट्रपति हैं ट्रम्प साहब, उनकी इच्छा के विरुद्ध वो बना। नोएडा के एफएनजी रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ। चलते हुए एक छोटे टेम्पो अचानक से ही पलट गया और हादसे में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से आसपास अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुट गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, तो वहीं हादसे में चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र से खबर सामने आई है, जहां पर गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 18 साल के युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। देर रात हुई इस घटना की जानकारी सुबह परिजनों को जगने के बाद हुई और जिसके बाद से घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है, लेकिन परिजनों ने हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। ये क्या घटना घटी, किसके साथ घटी, कौन है ये आपका? हमारा लड़का है। क्या हो गया? फांसी लगा ली है, क्या हो गया? कैसे लगा ली, क्या वजह रही? इसमें पता ना क्या वजह है। तो किसने लगा ली? उसने खुद लगा ली या किसी और ने लगा? ये तो हम कैसे किसने आपको कैसे पता चला? हमें तो 5 बजे पता लगा सवेरे। हाँ, फिर आपने क्या किया? क्या किया भैया, रोड का उतरे और क्या करते चिल्लाए रहे, ना पुलिस सूचना दी।
ग्रेटर नोएडा में बिसरक कोतवाली क्षेत्र में मारपीट की घटना में घायल युवक की मौत के मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 5 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयोग की गई 2 कार, 1 मोटरसाइकिल और 5 डंडे बरामद किए हैं। पुलिस ने हत्या आरोपियों को 4 मूर्ति से एटीएस गोलचक्कर की तरफ से जाने वाले रास्ते से धर दबोचा। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही फरार हत्या आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। 3 नवंबर 2025 को थाना बिसरक क्षेत्र में सूचना मिली कि एक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई और गोली चलने की सूचना भी प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि 2 व्यक्ति, जिसमें एक व्यक्ति का नाम लव कुमार और दूसरे व्यक्ति का नाम गौरव है, इनके साथ मारपीट और हुई और एक व्यक्ति, इसका नाम गौरव है, उसके पैर में गोली भी लगी। अगले दिन गौरव अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया, परंतु इलाज के दौरान लव कुमार की चोट से मृत्यु हो गई। तत्काल इसमें कई टीमें बनाई गई और इस पूरी घटना को वर्कआउट करने का प्रयास जारी रहा। इसी संदर्भ में 5 लोग को थाना बिसरक पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कुछ इसमें और लोगों के नाम भी सामने आए। भविष्य में उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। आजकल अचानक दिल का दौरा पड़ने की खबरें लगातार बढ़ गई हैं। इसके चलते लोगों की जान भी जा रही है और ताजा मामला अमरोहा का है, जहां पर उस वक्त खुशी का माहौल मातम में बदल गया जब शादी की रस्मों के बीच दूल्हे परवेज आलम को अचानक से ही हार्ट अटैक आ गया, जिससे दूल्हे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परवेज की शादी साइमा के साथ हुई थी। बारात हंसी खुशी के माहौल में लौटने के बाद घर पर शादी की रस्में चल रही थी और तभी अचानक दूल्हे की तबीयत बिगड़ गई और जैसे ही दूल्हे की बिगड़ी तबीयत का हालत को देखा गया तो परिजनों ने उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये इनका नाम परवेज आलम है और उर्फ गुड्डू। इनकी जो मौत हुई है कैसे हुई, क्या हुआ? इनकी मौत अचानक हुई है। रात इनकी शादी थी, बारात इनकी गई थी नया बैंक्वेट हॉल में और रात को इनकी रुखसती हो गई। इनकी बीवी इनके साथ में आ रही थी और 2 बजे तक इनके घर का माहौल बहुत अच्छा था। सब लोग मेहमान अपने हंसी मजाक जो भी शादियों में खुश होते हैं इसी तरीके से, लेकिन अचानक रात को 4 बजे इनकी हार्ट अटैक हुई, कुछ तबीयत खराब हुई और मौके पर इनका इंतकाल हो गया। उम्र कितनी थी इनकी? लगभग होगी 35 से 40 साल के आसपास। इनकी कोई पहले से भी तबीयत खराब चल रही? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल बढ़िया आदमी थे, बिल्कुल ठीक थे, कोई तबीयत खराब नहीं थी। ये 2 भाई हैं, इनकी नौगढ़ चौराहे पर बुक से बिजनौर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। घरेलू विवाद के चलते एक मां ने अपने बेटे को जहर पिलाया और खुद भी जहर खा लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भिजवाया। डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस को प्राथमिक जाँच में इस पूरे मामले के पीछे पारिवारिक कलह की आशंका नजर आ रही है। ये पूरा मामला मंडवा थाना क्षेत्र के गाँव का बताया जा रहा है। यूपी के बिजनौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर आम के बाग में एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान सलमान के रूप में हुई है, जो कल शाम से घर से लापता था। सुबह उसका शव बाग में मिलने के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है और गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। हमीरपुर में 16 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसे तेजाब पिलाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया और गंभीर हालत में पीड़ित को पहले झांसी मेडिकल कॉलेज, फिर लखनऊ और अब कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला जलालपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़ित की मां ने बताया कि जब उसकी बेटी घर में सो रही थी तभी गाँव के एक नाबालिग सहित 3 युवक घर में घुस आए। वो किशोरी को जबरन ऊपर के कमरे में ले गए, जहाँ पर तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसे तेजाब पिला दिया। इस बयान के आधार पर एक नाबालिग आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, तेजाब पिलाने और जान से मारने की धमकी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। हमीरपुर क्षेत्र में संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति का शव मिला है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा गया, लेकिन जब शव को घर ले जाने की बारी आई तो परिजनों का शव वाहन नहीं मिला।
शव वाहन नहीं मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं परिजनों ने हंगामा भी काटा है। मजबूरी में उन्होंने ई रिक्शा का सहारा लिया और शव को उसी में लाद कर घर ले जाया गया। मामला पुरारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ई रिक्शा में पटरा लगाकर शव को लिटाया गया था और गिरने से रोकने के लिए रस्सी से बांधा गया था। मृतक का एक परिजन भी ई रिक्शा में बैठा दिखा। जब ई रिक्शा शहर के बीच से गुजरा तो किसी ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और इस मामले में सीओ सदर राजेश कमल ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया और इसके बाद वो उसे किस साधन से ले जाते हैं, ये पूरी तरह से परिजनों का निर्णय होता है। यूपी के महोबा में दिन दहाड़े दबंगई का मामला सामने आया है। शराब के नशे में धुत एक पड़ोसी दबंग ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। अचानक हुए फायरिंग से गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों ने घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत काफी गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही सीओ सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई। ये घटना कबराई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में फीस प्रकरण को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है और जाट महासभा ने डिग्री कॉलेज के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। और अब बताया जा रहा है कि कॉलेज के एक छात्र ने फीस विवाद के चलते आत्मदाह का प्रयास किया था और इस घटना से पहले छात्र का एक वीडियो 3 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। गंभीर हालत में छात्र को दिल्ली रेफर किया गया है। जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में समेत कई आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। मामला ये है भाई साहब, एक हमारे समाज का बालक है उज्जवल। ग्रामीण अंचल में आपको भी पता, क्रेडिट कार्ड से आधे जीवन चल रही, कहीं ना कहीं उसे फीस देने में समस्या रही। उसने अपना निवेदन प्रबंधक समिति प्रिंसिपल साहब को रखा कि मैं असमर्थ हूँ अभी, लेकिन उसका अपमान किया गया, उसके बाल नोचे गए, उसके साथ बदतमीजी की गई। बल्कि मैंने भी एक रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल की सुनी। प्रिंसिपल की ये भाषा नहीं होनी चाहिए जो उसमें यूज कर रखी। ये एक शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में अगर प्रिंसिपल की यह भाषा है तो मैं नहीं मानता यहाँ बच्चों को कुछ शिक्षा मिल रही। ये तो अपराध का अड्डा बन। बड़ी खबर बरेली नगर निगम से है, जहां पर कई दिनों से चल रहे कर्मचारियों का धरना आखिरकार समाप्त हो गया। नगर आयुक्त के मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों से बात करना और समझाने के बाद उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली। नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों को सभी वाजिब मांगों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। खबरों की माने तो जिन लोगों की वजह से ये विवाद बढ़ा था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। और अब कल से नगर निगम का सारा कामकाज सामान्य रूप से शुरू होगा। शहर की साफ सफाई और अन्य विभागों का काम दोबारा पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।